हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग भौतिक भूगोल के तहत अध्याय 1 में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाओं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, ये चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में, पृथ्वी के उद्भव के संबंध में समय समय पर विभिन्न विद्वानों और संस्थाओं ने अपने विचार को प्रकट किए, लेकिन प्रारंभ में धार्मिक विचारधाराओं का अधिक महत्व रहा। किसके संबंध में? तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में 1749 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन के द्वारा, किसके द्वारा? कास्ते द बफन के द्वारा सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना की प्रस्तुति के साथ इस संबंध में वैज्ञानिक पहल की शुरुआत की गई। वर्तमान समय में पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में 3 प्रकार के वैज्ञानिक मत प्रचलित हैं। इन 3 प्रकार के जो वैज्ञानिक मत हैं, जो प्रचलित हैं, इनके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति विषयक संकल्पना। 3 संकल्पना है। कौन कौन से हैं? पहला है अद्वैतवादी संकल्पना या पैतृक संकल्पना, दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना और तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। अद्वैतवादी संकल्पना या जो पैतृक संकल्पना है, इसके बारे में अगर बात करें तो कास्ते द बफन के द्वारा 1749 में पूछल तारा परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था। यह प्रश्न कभी कभार पूछा भी जाता है या पूछा भी जा सकता है कि जो पूछल तारा परिकल्पना है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, वायव्य राशि परिकल्पना किसके द्वारा, ठीक है, इसके बाद निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा पूछा गया। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। तो कास्ते द बफन के द्वारा 1749 में पूछल तारा परिकल्पना प्रस्तुत किया गया। इमैनुअल कांट के द्वारा 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की गई। लाप्लास के द्वारा निहारिका परिकल्पना 1796 में प्रस्तुत किया गया और बाद में निहारिका परिकल्पना में रॉस ने संशोधन भी किया। इसके बाद है लॉकियर के द्वारा 1919 में उल्कापिंड परिकल्पना प्रस्तुत किया गया। इसके बाद अगर बात करें तो द्वैतवादी परिकल्पना, द्वैतवादी जो परिकल्पना है, इसमें जो अगर देखें तो टीसी चैम्बरलिन 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना को प्रतिपादित करते हैं। इसके बाद जेम्स जीन्स के द्वारा 1919 में ज्वारीय परिकल्पना दी जाती है और ज्वारीय परिकल्पना में 1929 में जैफरिज के द्वारा संशोधन भी किया जाता है। इसके बाद है द्वैत तारक परिकल्पना। ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो H.N. रसेल के द्वारा। इसके बाद याद रखिए रॉस जेन के द्वारा विखंडन का सिद्धांत दिया गया और प्रोफेसर फ्रेड होयल एवं लिटिलटन के द्वारा 1939 में 9 तारा परिकल्पना प्रस्तुत किया गया था और AC बनर्जी के द्वारा 1942 में सिफिड साध परिकल्पना प्रस्तुत किया गया और ऑटो स्मिथ के द्वारा 1943 में अंतर तारक धूल परिकल्पना प्रस्तुत किया गया। इसके बाद तीसरा है मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत। इसमें जो 2 सिद्धांत है काफी महत्वपूर्ण है। पहला है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग जो सिद्धांत है जॉर्ज लेमैत्रे के द्वारा 1927 में इसका जो है प्रतिपादन किया गया था, लेकिन 1967 में रॉबर्ट वेगनर के द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया। दूसरा जो सिद्धांत है वह अस्फीति सिद्धांत, और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो अलेन गुथ के द्वारा। इन सभी सिद्धांतों और परिकल्पनाओं को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अद्वैतवादी जो संकल्पना है इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इस संकल्पना को पैतृक संकल्पना भी कहा जाता है। पैतृक संकल्पना इसलिए कहा जाता है, यानी पैतृक का मतलब होता है जिनसे जन्म हुआ। तो इस मान्यता के अनुसार या इस संकल्पना के अनुसार सौर मंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई मानी जाती है। इसमें अगर बात करें तो पूछल तारा परिकल्पना महत्वपूर्ण है और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कास्ते द बफन के द्वारा। पूछल तारा जो परिकल्पना है, कास्ते द बफन ने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फिगर को देखिए, एनालिसिस करिए और बताइए कि आप जो है इस चीज को समझ पाते हैं या नहीं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे आने वाला धूमकेतु जो है सूर्य से टकराता है, यानी जो धूमकेतु है ये सूर्य से जब टकराता है तो इस
सूर्य से टकराने के बाद, इस धूमकेतु के टकराने के बाद जो है अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का उत्सर्जन होता है। और इन बिखरे हुए पदार्थों की जब सूर्य से जब टकराता है ये धूमकेतु, तो इनसे जो पदार्थ बिखर जाता है, ये जो पदार्थ बिखर जाते हैं, इन बिखरे हुए पिंड को ग्रह के रूप में जो है मतलब कि कालांतर में कुछ समय बाद आने वाले समय में ये बिखरे हुए पदार्थ बड़े पिंड और ग्रहों के रूप में और छोटे पिंड उपग्रहों के रूप में तब्दील हो जाते हैं। इस परिकल्पना में वैज्ञानिकता का आधार तो है, लेकिन सौर मंडल से संबंधित अनेक जो पहलू हैं ये उसको सुलझाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, यानी अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में मतलब वैज्ञानिकता का आधार है, लेकिन सौर मंडल से संबंधित जो अनेक प्रश्न हैं इसके उत्तर देने में ये समर्थ नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दूसरा है कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया गया। इस परिकल्पना के अनुसार अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से, अपकेंद्रीय बल क्या है? तो केंद्र से बाहर की तरफ, केंद्र से एक फोर्स जो है बाहर की तरफ कार्य करता है, तो केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से सूर्य की एक तप्त और गतिशील निहारिका यानी नेबुला से 9 छल्ले अलग हुए, जिनके शीतलन से सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, 9 छल्ले यानी 9 ग्रह का जो है उत्पत्ति होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, फिगर को एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। और पृथ्वी भी इन्हीं छल्लों में से एक है। लेकिन इस सिद्धांत में कांट ने गणित के साथ साथ कोणीय संवेग की स्थिरता के सिद्धांत के गलत नियमों का जो है अनुप्रयोग किया, क्योंकि कणों के आपसी टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तीसरा है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। लाप्लास की निहारिका जो परिकल्पना है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने 1796 ईस्वी में, कब? 1796 ईस्वी में कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए बताया कि एक विशाल और तप्त निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला, बाद में यही 9 छल्लों में विभाजित हो गया। यानी सबसे पहले एक जो है छल्ला निकलता है और इस एक छल्ले में 9 जो है पार्टीशन हो जाता है, 9 छल्लों में ये विभाजित होता है। जबकि कांट के अनुसार निहारिका से ही 9 छल्ले निकले थे। ये छल्ले अपने पितृ छल्ले के चारों ओर, याद रखिएगा, पितृ मतलब जो जन्म देता है, जिनसे मतलब की उत्पत्ति होती है, तो पितृ छल्ले के चारों ओर जो है, याद रखिएगा, एक क्या होता है, एक ही दिशा में, ये चारों ओर एक ही दिशा में घूमने लगे और बाद में इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रह का निर्माण हुआ, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। इस परिकल्पना के अनुसार अगर बात करें तो सभी ग्रहों के उपग्रह को अपने पितृ ग्रह के दिशा में ही घूमना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। इसके विपरीत जो अपवाद है कि शनि और बृहस्पति के उपग्रह जो होते हैं पितृ ग्रह के विपरीत दिशा में भी भ्रमण करते हैं। रास के अनुसार निहारिका से कई जो है पतले छल्ले अलग हो गए तथा प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह में परिवर्तित हो गया। इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है द्वैतवादी संकल्पना। द्वैतवादी, ठीक है, अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति 2 तारे के संयोग से मानी जाती है। कितने तारे के? 2 तारे। इसीलिए इस संकल्पना को बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना एवं जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय संकल्पना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहाणु जो परिकल्पना है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका प्रतिपादन है चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, सूर्य था और दूसरा अन्य तारा था। जब यह अन्य तारा या अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण हो गए और यही कण आपस में मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों के निर्माण का कारण बने। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं सूर्य से ग्रहण किया हुआ जो पदार्थ है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये सभी पदार्थ है जो सूर्य के द्वारा ग्रहण किया गया है। और ये जो पदार्थ हैं 9 मतलब ग्रहों में
तब्दील हो जाते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, संरचना और वायुमंडल की उत्पत्ति, महासागरों और महाद्वीपों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण आदि की व्याख्या करने का भी प्रयास किया गया है। इस संकल्पना में बताया गया है कि जो ग्रह हैं सदैव ठोस अवस्था में थे, परंतु पृथ्वी प्रारंभ में तरल अवस्था में थी, और साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं है कि केवल 9 ग्रह ही क्यों बने। यह परिकल्पना ग्रहों के परिभ्रमण से संबंधित गलत तथ्यों को, गलत जानकारी को प्रस्तुत करती है। इसमें वायुमंडल की रचना संबंधी भ्रामक धारणाओं का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। देखिए, जेम्स जीन्स के द्वारा 1919 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत की गई आधुनिक परिकल्पना में से एक है, जिसे विद्वानों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। इसके अनुसार अगर बात करें, किसके अनुसार, ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य और एक अन्य तारों के संयोग से हुआ। इस तारे के ये जो तारा था, इस तारे के सूर्य के निकट आने से सूर्य का कुछ भाग ज्वारीय उद्भेदन के कारण फिलामेंट के रूप में खींच गया। वही फिलामेंट बाद में टूटकर सूर्य का चक्कर लगाने लगा और यह सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति का कारण बना, जिसमें से पृथ्वी भी एक शामिल है। बाद में जेफरीज ने 1929 में जो है इस परिकल्पना में संशोधन करते हुए क्या किया, याद रखिएगा, इसमें संशोधन करते हुए अगर बात करें तो इन्होंने इस परिकल्पना में संशोधन करते हुए बाद में जेफरीज ने 1929 में जो है इस मतलब कि परिकल्पना में संशोधन करते हुए क्या किया कि संशोधन करके बताया कि प्रारंभ में 2 तारों के अलावे एक अन्य तारा भी मौजूद था, जो सूर्य का साथी तारा था, फ्रेंड था। साथी तारे और अन्य जो तारे थे, इनके बीच हुई टकराव के फलस्वरूप उत्पन्न तत्वों से पृथ्वी और अन्य ग्रहों और उपग्रहों की रचना हुई। यह परिकल्पना ग्रहों और उपग्रहों के विकास क्रम और आकार एवं संरचना की भी व्याख्या करती है। इस परिकल्पना में तारों के बीच परस्पर टकराव की संभावनाओं, विशाल तारे के अस्तित्व एवं सूर्य और ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी से संबंधित तथ्य जो है प्रमाणित नहीं होते हैं। सत्य मतलब कि प्रमाणित नहीं होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है आप एक बार फिगर को एक बार देख लीजिए। इस फिगर को ये रहा तारे का मार्ग, ये रहा सूर्य से निर्गमित सिगार के आकार का पदार्थ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो है 9 ग्रह का जो है पोजीशन दिखाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 ग्रह का मतलब है प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रह के श्रेणी से। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्रम को याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें अगर बात करें तो नेक्स्ट है रसेल की द्वैत तारक परिकल्पना। यह जो सिद्धांत है रसेल की जो द्वैत तारक परिकल्पना है, यह सिद्धांत जीन्स व जेफरीज की परिकल्पना का ही एक प्रकार से संशोधन है। सूर्य ग्रहों का जन्मदाता नहीं है। इसके अनुसार सूर्य जो है ग्रहों को जन्म नहीं दिया है। आदिकालीन सूर्य अकेला तारा नहीं था, उसका एक साथी तारा भी था, पड़ोसी भी था। दोनों तारे मिलकर द्वैत तारक प्रणाली बनाते थे। एक तीसरा तारा विपरीत दिशा में सूर्य के साथी तारे के निकट से गुजरा, जिससे साथी तारे में ज्वार उत्पन्न हो गया और उससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों के पारस्परिक आकर्षण से जो ज्वार उत्पन्न हुए थे उसे उपग्रहों की उत्पत्ति हुई और सूर्य बहुत दूर था, अतः वह तीसरे तारे के प्रभाव से अछूता रहा, परंतु इसमें साथी तारे से निःसृत अवशिष्ट पदार्थों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके बाद है ऑटो स्मिथ की अंतर तारक धूल परिकल्पना। देखिए ऑटो स्मिथ के द्वारा 1943 में दी गई इस परिकल्पना में ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से जो है मानी गई है। उनके अनुसार जब सूर्य विशालकाय आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था, आकाशगंगा यानी जो आकाशगंगा है ये क्या है, आकाशगंगा में अरबों तारे जो है समाहित हैं और इनके सम्मिलित रूप को आकाशगंगा कहते हैं। तो जब सूर्य विशालकाय आकाशगंगा के पास से गुजर रहा था, नजदीक से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस, मेघ एवं धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, खिंचाव किया और खिंचाव करने के बाद सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित और घनीभूत होने से पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ।
यह परिकल्पना सूर्य और, याद रखिएगा, सूर्य और ग्रहों के बीच कोणीय संवेग में अंतर, विभिन्न ग्रहों की संरचना में अंतर, यानी सूर्य के पास भारी पदार्थ वाले ग्रह और सूर्य से दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह, तो ये है आपका विभिन्न ग्रहों के संरचना में अंतर, ग्रहों के गति, जो प्लैनेट है इनके गति में अंतर है, सूर्य और ग्रहों की वर्तमान दूरी आदि सभी की वैज्ञानिक व्याख्या करने में यह समर्थ है। लेकिन इस संकल्पना से यह स्पष्ट नहीं हो सकता है कि गैस और धूल कणों जैसे छोटे अणुओं को सूर्य ने कैसे आकर्षित किया। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप जो है स्पष्ट कर सकते हैं। ये रहा आपका धूल कण, ये धूल कण है, ये सूर्य के आसपास है, ठीक है, आकर्षित हो रहे हैं। पहला क्या होता है, ये पहला कंडीशन है धूल कण, ये धूल कण आकर्षित हो रहे हैं इस तरह से चक्कर लगाते हुए, ठीक है, सूर्य के नजदीक पहुंच रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या होता है, ये जो धूल कण है ये संगठित होकर जो है मतलब कि ये 8 ग्रहों का मतलब कि निर्माण करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद 5वां है फ्रेड होयल व लिटिलटन की अभिनव तारा परिकल्पना। अपनी पुस्तक नेचर्स ऑफ द यूनिवर्स में 1939 ईस्वी में नाभिकीय भौतिकी से संबंधित सिद्धांत देते हुए इन्होंने जेम्स जीन्स की परिकल्पना में संशोधन किया और बताया कि ग्रहों की उत्पत्ति में 2 नहीं बल्कि 3 तारों की भूमिका रही है, सूर्य, उसका साथी तारा और पास आता हुआ एक अन्य तारा है। इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर उसके साथी तारे के विस्फोट से हुआ। यह जो सिद्धांत था, ग्रहों की आपसी दूरी, सूर्य से उनकी दूरी और ग्रहों में कोणीय संवेग की अधिकता एवं कुछ ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व का होना आदि की व्याख्या करने में सर्वाधिक उपयुक्त है। इस परिकल्पना से ग्रहों और उपग्रहों के उत्पत्ति का संतोषजनक हल नहीं निकल पाया। इसके बाद मॉडर्न थ्योरी के बारे में अगर बात करें, आधुनिक सिद्धांत, तो पहला है बिग बैंग सिद्धांत। आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी और सौरमंडल की जो उत्पत्ति है इनकी संकल्पनाओं तक सीमित न रहकर संपूर्ण ब्रह्मांड की, यानी होल ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया है। महाविस्फोट या बिग बैंग जो थ्योरी है, इसकी संकल्पना जो है प्रस्तुत की गई। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सौर्यमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार जारी है। जॉर्ज लैमेत्रे ने ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में किया था और आगे चलकर 1967 में रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। इसके बाद स्फीति सिद्धांत। अमेरिकी वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे और ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में, हल करने में असमर्थ पाए। और ये जो है उत्पत्ति के जो स्फीति सिद्धांत है, ये एलन गुथ के द्वारा जो है 1980 में दिया गया था। बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड, आकाशगंगा, तारे और ग्रहों की उत्पत्ति की समस्या को सुलझाने में जो है यह असमर्थ रहा। इन्होंने स्फीति सिद्धांत जो प्रस्तुत किया और इस अवधारणा के अनुसार, इस मतलब कि सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के दृश्य द्रव्यमान व घनत्व की तुलना में उसका वास्तविक द्रव्यमान व घनत्व बहुत अधिक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्मांड में अदृश्य पदार्थों का अस्तित्व है और इन अदृश्य पदार्थों के समूहन से ही आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण प्रस्तुत किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस ने अपनी पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा है कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का आकार एक मटर के दाने के समान था, जो एक महाविस्फोट के बाद जो लगातार विस्तारित अब हो रहा है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।